आजकल वो भी ऐसा फंस रहे हैं कि भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे साहब आपने तो प्रॉब्लम बता दी, अब इसका सोल्यूशन तो बताइए। तो अगर प्रॉब्लम का संकेत हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं खतरा ये है, तो समाधान भी वही बताते हैं। भगवान राम की दिनचर्या के विषय में तुलसी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बही। बस ये सीक्वेंस समझ लीजिए, कोई ऐसी सिचुएशन आए तो पहले माँ मम्मी से बात करिए, फिर पिता फादर से बात करिए, फिर गुरु टीचर से बात करिए, देन डिसाइड है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन। और इसलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज भारत दुनिया का यंगेस्ट कंट्री का सब, मगर आज भारत के युवा पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्या है? अरे दुनिया में सब बह गए उसी हवा में। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, दिस इज हार्ड ट्रूथ। द फुल ट्रूथ इज वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। जो कहते हैं ना यूनान ऋषि रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सब मिट गए। आज बताइए, किसी को जाके देखिए यूनान में कुछ बचा नहीं। हिस्ट्री की बुक्स में, ग्रीस में हिस्ट्री की बुक्स में है, रोमन एम्पायर में हिस्ट्री की बुक्स में है, चाइनीज सिविलाइजेशन हिस्ट्री की बुक्स में है, ब्रिटिश एम्पायर हिस्ट्री की बुक्स में है, अमेरिका का इंका माया एस्टेक सिविलाइजेशन हिस्ट्री बुक्स में। हम इकलौते बचे हुए हैं। तो बाकी से आज भी आप देखिए, आप G20 समिट देखते होंगे तो सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष सूट कोट टाई में आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कुर्ता पैजामा। जब आप डावोस समिट देखते हैं तो सारी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो वेस्टर्न ड्रेस में होती है, जब हमारी निर्मला सीतारमण जी साड़ी में होती है, यानी हमारी आइडेंटिटी आज भी बची है। अब ये तय होना है, सिर्फ भारत का इतिहास नहीं, दुनिया का इतिहास इससे तय होने वाला है कि जिसमें पूरी दुनिया के देश बह गए, उसी में हमारा युवा बहेगा, या वो चट्टान की तरह खड़ा होकर इस काल चक्र की धारा को बदल दे। और इसलिए जब भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि नित्य करने को बलिदान जवानी ज्यादा करती है, युग करने को निर्माण जवानी ज्यादा करती है। और जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं, नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते हैं, तब करके शर संधान जवानी ज्यादा करती है, युग करने को निर्माण जवानी ज्यादा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपरिमित क्षमता है भारत के युवा में। आज स्थिति ये समझिए, अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को आप लीड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस को लीड कर रहे हैं, फौज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने मेडल्स प्राप्त कर रहे हैं, तो बस हमें यह ध्यान रखना है कि वो जो एक गाना था ना, अभी कुछ दिनों पहले फिल्म आई थी, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बताना चाहता हूं, ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात जो मैंने पार्लियामेंट में बोली थी उसको रिपीट कर देता हूं। जवानी के 3 ही काम होते हैं, योग भोग संग्राम, तीनों जवानी का। अब ये चॉइस आपकी है। जो भोग करता है वो रोग का शिकार होता है, जो संग्राम करता है वो कभी न कभी जाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, जो योग करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। मगर आज 80% लोग सिर्फ भोग में लगे हैं। बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर बढ़िया सी सैलरी मिल जाए, फिर बढ़िया अपना डिस्कोथेक और पब में बढ़िया बियर पी के अपना झूमेंगे, जिंदगी सेट, मस्त जवानी फिर नहीं आनी, जीवर ऐश करो, ये वो चेक है जिसको यारो जल्दी कैश करो। और 20% लोग संग्राम की तैयारी करते हैं। जब संग्राम की तैयारी करने वालों से भोग वालों का मुकाबला होता है तो टिक नहीं पाता। यूरोप को देखिए 1% लोग शायद योग की बात कर रहे हैं। तो हमें तय करना है कि हमें गलती नहीं करनी है। तो याद रखिए, यही उम्र है, न कर तू गलती से मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सही दिशा में समझ कर आगे बढ़ते हुए इस देश को एक नई दिशा में लेके जाना है। और लास्ट में कहना चाहूंगा, यह भारत का अमृत काल है 2047 में, तो 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम पूरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमृत काल में जो देश हम करेंगे, जो काम करेगा, वो 1000 साल तक भारत का मार्गदर्शन करेगा। तो यही पीढ़ी 20-21 साल के बाद किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठकर किसी न किसी देश के महत्वपूर्ण कार्य को संचालित कर रही होगी। बस इतना अंत में ध्यान रखिए, कई बार आजकल ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि हमें अपने आचरण में शुद्धता रखनी चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो चीज जितनी प्यूरिफाइड होती है वो उतनी पावरफुल होती है।
अब ये बताइए, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में तकलीफ अमेरिका को किससे? यूरेनियम से। यूरेनियम 238 when it becomes 60% purified it becomes power grade, when it becomes more than 90% purified it becomes weapon grade. यानी न्यूक्लियर एनर्जी तब आप बना पाते हैं प्योरली प्योरिफाइड। ठीक, क्वांटम कंप्यूटर में क्या है? देखिए, जितनी आप हाई टेक्नोलॉजी में जाएंगे उतना एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कम होना चाहिए। आपका आईफोन है या कोई भी फोन है, आप उसको धूप में रख दें, थोड़ी देर सस्टेन कर पाएगा, 2 घंटा धूप में रख देंगे खराब हो जाएगा। पानी में थोड़ी देर के लिए सस्टेन कर पाएगा, 2 घंटा पानी में डाल देंगे खराब हो जाएगा। जबकि एक नॉर्मल चीज कोई बाकी आप खिलौना डाल दीजिए नहीं खराब होगा। उसी प्रकार क्वांटम कंप्यूटर में तो कहा जाता है कि अगर आपका हल्का सा प्रेशर वेरिएंस, हल्का सा टेम्परेचर वेरिएंस, हल्का सा वॉइस आ गया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अन्यथा उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि गूगल ने जो बताया कि मिलोचिप ने 5 मिनट में वो किया है कैलकुलेशन, जो नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर को 10⁴ ईयर्स लगेंगे, 10 more than the age of universe। इसका मतलब जो जो आप अपने अंदर की यात्रा में जाते हैं और अपने आचरण को जितना शुद्ध करके चले जाते हैं उतनी ही पावर आपके पास आती है। यंग बच्चों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए और उन्हें खुद ध्यान रखना चाहिए। उन्हें आप इसको ऐसे समझिए, कई बार क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात अगर आप करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ में मैन और वुमेन में मैन की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मगर स्टेनलेस स्टील की रॉड की फिजिकल स्ट्रेंथ और यूरेनियम 238 की फिजिकल स्ट्रेंथ में स्टेनलेस स्टील की रॉड की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। यानी दोनों का डंडा बना के लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है स्टेनलेस स्टील की रॉड उसको तोड़ दे, मगर वही यूरेनियम जब प्यूरिफाइड होकर वेपन ग्रेड हो जाता है वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करेगा और हजारों जो स्टेनलेस स्टील की रॉड्स हैं वो फंस जाएंगे। तो ये तय करना होता है कि आप अपने अंदर की लेटेंट एनर्जी को पहचानिए और भारत के भविष्य को समझिए। भारत भविष्य में कहां लेके जा रहा है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमने कभी दुनिया को जीतने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने अंदर अपने को जीतने का प्रयास किया। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2035 तक मैकॉले के माइंडसेट से बाहर आना है, यह बात मैं फिर कह रहा हूं, जहां हमने रिमेंबर किया था देश की आजादी और पार्टीशन को, ये लड़ाई आजादी से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। वो इसलिए कह रहा हूं कि आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, जेल में बैठे हर व्यक्ति को पता लगता है कि जेल से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के बाद दोबारा जेल में नहीं आना है। और ये वो लड़ाई है कि हमारे दिमाग में मैकाले मॉक्स की मार्च की marijuana और मेडिसिन ऐसी भरी हुई है, लाइक ड्रग एडिक्ट ड्रग से बाहर ही नहीं आना चाहता, उसे वही अच्छा लगता है, बल्कि वो छटपटाने लगता है। तो ड्रग एडिक्ट को ड्रग से छुड़ाना ज्यादा मुश्किल है, जेल से छुड़ाना ज्यादा आसान है। इसलिए जेल से तो हम छूट चुके हैं, मगर इस अमृत काल में वो जो विष भरा हुआ है उससे हम बाहर निकलेंगे, तब हम वास्तविकता में विश्व को देख पाएंगे कि ये भारत क्या है, ये वो देश है। एंड में एक और बात ऐड कर दूं, अभी हम सब ने मां सरस्वती की आराधना की, ठीक, पर आपको पता है कि जापान में भी एक देवी है बैजेंटीन, जो गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती, लोटस पर बैठती। हाँ, प्रवीणा को बताने की जरूरत नहीं वो कौन है। अभी ईरान की लड़ाई हो रही थी तो आपने देखा होगा ईरानियन मीडिया में जब उन्होंने कहा 5000 साल पुरानी सभ्यता में आज तक कोई दबा नहीं पाया, तो वहां पर वो लोग एक पुरानी पर्शियन गॉडेस को दिखा रहे हैं जिसका नाम है आरा देवी सूरा अनिता। देवी वर्ड उसमें नहीं है और उसकी खासियत जानते क्या है, उनके सर के पीछे सूर्य बना है और लॉयन पे बैठी हुई हैं और शत्रुओं का नाश कर रही है। अब आइए साहब, सुमेरिया में एक देवी है जिनका नाम है इनाना, वो तो और भी है, वो लॉयन पे बैठी है, उनके बहुत सारे हाथ हैं, अभी जाके चेक कर लीजिएगा, और उन हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र हैं, वो भी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रही है। नहीं, इसका भारत की कनेक्शन थोड़ी है, ड्रग्स ऐसी भरी हुई है, हमने को तैयारी नहीं होते हैं कि भारत से कोई कनेक्शन हो सकता है। नहीं, सब कुछ बाहर से अंदर आया, अंदर से बाहर नहीं। कोई कहने लगेगा कि महसूस उनका बलिदान था, भाई उस एरिया में भी हो रहा था, क्या भाई है अरब वर्ल्ड में तो राइट टू एडमिट ऑफ इस्लाम 3 देवियां हैं, अल्लत, अल मन्नत, अल उज्जा। एक गॉडेस ऑफ विजडम है, एक गॉडेस ऑफ पावर है, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। अब बताने की जरूरत है क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश की जो संस्कृति, और आप में से बहुतों को शायद पता हो, रशिया में 2 रिवर्स है, एक का नाम है काम जो वोल्गा की ट्रिब्यूटरी है और दूसरी का नाम है मोक्ष। ये सब बाई चांस है, इसमें क्यों माने कि भारत का कोई कनेक्शन है। अब आइए,
ल्यूथेनियन लैंग्वेज में धुएं को क्या कहते हैं? धूमस, बाई चांस है। रशियन लैंग्वेज में 11 को कहते हैं एकादश, ये भी बाई चांस है। सब कुछ बाई चांस है। मगर भारत के अंदर जो श्रेष्ठता उसे स्थापित स्वीकार नहीं करना है। और ये भी बात ध्यान रखिए, मगर दुनिया स्वीकार करने जा रही है। हम इस विभाजन विभीषिका दिवस को किसी के प्रति लड़ाई के लिए नहीं, यथार्थ को समझने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ ये उदाहरण एक खोल देता हूं। आपने देखा होगा प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, वो भारत आए थे। और जब पिछले साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में उनका वो हुआ डिनर, तो उनका वीडियो मैंने बोले, उन्होंने कहा कपल ऑफ वीक्स बैक आई गॉट माई जीनोम सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। अब आइए, अभी अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत आए थे, उन्होंने कहा था हमारी डीएनए भी एक है अफगानिस्तान और भारत का, और सोच भी एक है। अब ये सुन के पाकिस्तान में डिप्रेशन में आ गया कि इनका भी डीएनए है, इनका भी डीएनए है, मैं कहां बीच में आ गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं भारत दुनिया में एक अलग प्रकार का देश है। हम भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज युद्ध संघर्ष जो कुछ भी इसमें भारत ही राह दिखाएगा। जिसे अटल जी ने कहा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान। बस याद रखिए कि 20 साल की हमारी प्लानिंग है, इसको संभाल के गुजारिएगा। जो कहते थे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों समाज के। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 साल आगे के भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो प्लानिंग है 20-22 साल की, विजन है 1000 ईयर्स अहेड, और इंस्पिरेशन है 10,000 ईयर्स बैक। तो एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस वर्तमान में सावधानी रखिए, जिसे कहेंगे गौरवशाली था भूत का पास, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। Thank you, sir, for your words. What you shared today gave us more than facts. It gave us a way to sit with this history and actually feel its weight. That's not something every speaker manages to do. We are